आइए आगे स्टडी करते हैं। सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। किसी परिकलन का परिणाम, परिकलन मीन्स कैलकुलेशन, जिसमें राशियों के सन्निकट मापे गए मान सम्मिलित हैं, अर्थात वे मान जिनके सार्थक अंकों की संख्या सीमित है, व्यक्त करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सार्थक अंक जिनके अंकों की संख्या सीमित है, व्यक्त करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यानी जैसे दशमलव के कुछ अंक बाद हम नापते थे तो उनको भी लिखना चाहिए या बताना चाहिए। यह परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। तो जाहिर सी बात है कि यह परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि अनिश्चितता की संभावना है तो उन मापित मानों से अधिक यथार्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनिश्चितता है जिन पर यह आधारित है। अतः व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती जिनसे इसे प्राप्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिनसे प्राप्त किया गया है उन आंकड़ों से इनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार यदि किसी पिंड का मापित द्रव्यमान मान लीजिए 4.237 ग्राम है, जिसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक हैं, और इसका मापित आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मात्र अंकीय विभाजन द्वारा इसका घनत्व दशमलव के 11 स्थानों तक 1.68804780,876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान ये दे दिया गया और आयतन ये दे दिया गया, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इतना बटे इतना हो जाएगा, क्योंकि ये द्रव्यमान है, ये आयतन है। तो द्रव्यमान बटे आयतन करेंगे तो इतना बटे इतना हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो घनत्व दशमलव के 11 स्थानों तक हमें आंसर प्राप्त होगा। जो उत्तर मिलेगा 11 अंकों तक आएगा, जैसा कि इसने कैलकुलेट करके लिखा है। तो अब ये कह रहा है कि स्पष्टता घनत्व के इस परिकलित मान को, यानी कैलकुलेटेड मान को, इतनी परिशुद्धता के साथ लिखना पूर्णतः हास्यास्पद तथा असंगत होगा। मतलब ये हंसी मजाक वाली बात हो जाएगी 11 अंकों तक लिखना, और असंगत भी लगेगा, तर्क संगत भी नहीं है, क्योंकि जिन मापों पर यह मान आधारित है उनकी परिशुद्धता काफी कम है। सार्थक अंकों के साथ अंकीय संक्रियाओं के निम्नलिखित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी परिकलन यानी कैलकुलेशन का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। तो उतनी ही परिशुद्धता से दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए किसी को हम 10,000 रुपये हमको देना है और उसमें 1 रुपये कम है, तो 10,000 इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि 1 रुपये का उतना महत्व नहीं है। तो वही कह रहा है कि परिशुद्धता के किसी परिकलन का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता से दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। तो अब यहाँ पर 1 रुपये का विशेष महत्व नहीं है, तो 1 रुपये कम होने पर भी हम उसे 10,000 कह सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ 1 की वैल्यू नहीं है। तो वही कह रहा है कि जिस निवेशित मापन की जितनी परिशुद्धता हो उसको उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अब देखिए, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन करेंगे
तो ये बार बार आपको मिलेगा कि कितने अंक तक हमको कैलकुलेशन के बाद लिखना है। तो संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो, कैलकुलेशन के बाद उतने सार्थक अंकों तक ही हमें लिखना है। जैसे कि कह रहा है कि यथा उपरोक्त उदाहरण में घनत्व को 3 सार्थक अंकों तक ही लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन जो ऊपर दिया गया था। तो द्रव्यमान हमको इतना दिया गया था, आयतन इतना। तो आयतन में देखिए 3 सार्थक अंक हैं और घनत्व हमारा, घनत्व में द्रव्यमान में 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, और आयतन में 3 है। तो आयतन में कम सार्थक अंक है, तो वही कह रहा है कि कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में जितने हैं तो जो हमको परिणाम प्राप्त होगा उतने ही सार्थक अंकों तक गिनेंगे। तो 1.69 इसका आंसर हो जाएगा, जबकि था इतना बड़ा लेकिन 1.69 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 8 है, 5 से ज्यादा है, तो इधर वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यदि दी गई प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सार्थक अंक केवल ये है, 10 की घात वाला नहीं लिया जाता, तो एक ही सार्थक अंक है। और एक वर्ष यानी एक ईयर में 365.25 दिन होते हैं, 365.25 डे, जिसको हम 365 डायरेक्ट लिखते हैं। में 3.155 × 10⁸ सेकेंड यानी 5 सार्थक अंक है। इस ईयर यानी दिन को सेकेंड में बदलेंगे तो एक दिन में 24 घंटे, तो 24 गुणे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60, यानी 24 गुणे 60 करेंगे तो सेकंड बन जाएगा 1 साल। और 365 ये रहेगा ही, 365.25 दिन है। तो दिन, अब दिन में 24 घंटे, इसको देख लीजिए, इस तरह करेंगे 365.25 है। अब ये पूरा दिन में है, इतने दिन। अब एक दिन में 24 घंटे तो गुणे 24 कर देंगे। अब 1 घंटे में 60 मिनट तो गुणे 60 कर देंगे। अब 1 मिनट में 60 सेकंड तो गुणे 60 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा जितना लिखा है, करके देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड में बदल लेंगे 1 साल को। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक हो। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने सार्थक अंक हम लोग लिखेंगे? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.47 × 10⁻15 मीटर, मतलब 3 सार्थक अंक तक इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 सेकंड में प्रकाश इतने मीटर चलता है। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है, इतने मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर चला। चूंकि इसलिए इतने सेकंड में 3.1557 × 10⁻7 सेकंड में, तो 3.1557 × 10⁻7 गुणे 1 सेकंड में इतना, तो इतने सेकंड में 1 सेकंड में इतने मीटर, तो इतने सेकंड में इसका गुणा हो जाएगा 3 × 10⁸। अब इसको गुणा करेंगे तो ये इतना ही हमको मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो लिखा है 9.47 × 10⁻15 मीटर, इतना चलेगा। तो अब देखिए, इसको फिर पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। तो यहाँ पर सबसे कम सार्थक अंक वाली
संख्या ये थी तो हमने 3 अंक तक यहाँ लिखा था, ये 3 अंक तक लिखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कम सार्थक अंक, सबसे कम सार्थक अंक 1 सार्थक अंक है, लेकिन यहाँ पर जो परिणाम आ रहा है उसमें 3 सार्थक अंक है। तो इस नियम के हिसाब से तो उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में। तो मूल संख्या में तो ये सबसे कम सार्थक अंक तो 1 है, तो यहाँ पर 1 तक रहने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि आगे 0 नहीं है तो यहाँ पर 9.47 और जितने भी 0 हैं उनको 10 की घाते में लिख दिया गया। तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक आ गए। तो इसका मतलब नहीं कि 1 ही तक रहेगा, मतलब अगर और 0 होते तो फिर हम 1 ही तक लिखते। तो इस बात को कायदे से समझने का प्रयास करिए। आगे देखते हैं, संख्याओं के संकलन अथवा अवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में, मतलब जोड़ने या घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की संकलित या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो कह रहा है अगर आप जोड़ घटा रहे हैं किसी संख्या को तो दशमलव के बाद जिसमें कम नंबर हो तो दशमलव के बाद उतने तक रहने देना चाहिए। अब देखिए इसको देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि कह रहा है 436, मतलब जैसे अब ध्यान दीजिए यहीं पर गलतियां हो जाती है। कह रहा है कि इसमें 1 है जबकि यहाँ पर कह रहा है कम से कम रहने देना चाहिए, तो मतलब 1 से कम हम नहीं रहने देंगे। इसका मतलब नहीं कि 1 रहना चाहिए, कम से कम 1 रहना चाहिए। इसीलिए इसने 3 सार्थक अंक लिया है, बाकी सबको दशमलव जितने 0 थे उसको घात में लिख दिया। तो इसीलिए इसी तरह इसमें भी कह रहा है कि जोड़ते घटाते समय जितनी कम से कम संख्या वाले में है तो उसके उत्तर में कम से कम उतने रहने देना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि मतलब उससे ज्यादा न रहे। अब दशमलव के बाद 0 नहीं होगा तो हम ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उतना रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एवं 0.301 ग्राम का योग 663.821 ग्राम प्राप्त हुआ। अब देखिए दी गई संख्याओं में सबसे कम परिशुद्ध 227.2 ग्राम माप दशमलव के एक स्थान तक ही यथार्थ है। देखिए सबसे कम परिशुद्ध यानी सबसे कम एक्यूरेट क्यों कह रहा है? क्योंकि ये नापा गया तो दशमलव के 2 अंक बाद तक है, इसमें 3 अंक तक। इसका मतलब ये ज्यादा शुद्ध है। ये दशमलव के 1 ही अंक तक है, इसका मतलब इसके बाद भी नापा जा सकता था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट या यंत्र नहीं नाप सका, इसलिए सबसे कम परिशुद्ध है। तो वही कह रहा है कि दी गई संख्याओं में सबसे कम परिशुद्ध हमारा ये है। ये माप दशमलव के 1 स्थान तक ही यथार्थ, इसलिए अंतिम परिणाम को 663.8 ग्राम तक पूर्वांकित कर दिया जाना चाहिए। 663.8। अभी देखिए 5 से कम है 2, इसलिए इधर कोई बढ़ाया नहीं गया अंक। इस तरीके से हमको लिखना चाहिए, उसके कहने का मतलब ये है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार लंबाई में अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 0.307 मीटर में 0.304 मीटर घटा दिया गया तो आया 0.003 मीटर। इसको 3 × 10⁻³ लिख दिया, क्योंकि दशमलव के इधर 3 के इधर दशमलव है तो -3 लिख दिया, 3 अंक बाद है, इस तरह लिख दिया। अब देखिए ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए, हमें नियम 1 जो गुणा और भाग के लिए लागू होता है उसे संकलन योग के उदाहरण में प्रयोग करके
परिणाम को 664 ग्राम नहीं लिखना चाहिए। और व्यकलन यानी घटाने के उदाहरण में 3 × 10 3.00 × 10⁻³ मीटर नहीं लिखना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं। ये माप की परिशुद्धता को उचित रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। संकलन और व्यवकलन यानी जोड़ और घटाना के लिए यह नियम दशमलव स्थान के पदों में है। अब देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर अब आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा और यहीं आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, जब हमने इसको जोड़ा तो ये आ गया 663.8 ग्राम। तो ये कह रहा है कि 8 5 से ज़्यादा है तो इसको 664 लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है 664 ग्राम नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि सबसे कम जो है हमारा उसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4 दशमलव के सबसे कम अंक तक यही है। तो इसमें 4 सार्थक अंक है तो 4 सार्थक अंक तक लिखा है, जबकि इसमें 3 ही सार्थक अंक हो जाएंगे, इसलिए इसको ये नहीं लिखना चाहिए कह रहा है। और देखिए, व्यवकलन मतलब ये जो घटाना किया गया, इसमें कह रहा है कि उदाहरण में 3 × 10⁻³ मीटर जो लिखा है, इसको 3.00 × 10⁻³ मीटर नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि सबसे कम सार्थक अंक हमारे अगर देखे जाएं तो ये परिणाम आया है, इसमें सबसे कम सार्थक अंक जो है हमारे 3 है, मतलब 3 है केवल सार्थक अंक, यानी सार्थक अंक 1 है। तो यहाँ पर भी सार्थक अंक 1 है। इसको जब इस तरह लिखा गया तो यहाँ भी सार्थक अंक 1 हो गया, जबकि यहाँ पर दशमलव के बाद वाले 0 सार्थक अंक में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सार्थक अंक हो गए, इसलिए इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन बातों को अगर आप गहराई से समझ लेंगे तो नीट का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो एक एक लेक्चर को अच्छे से समझिए। हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ने में कहीं जो है थोड़ा आपको बोरियत लगे, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना है अगर डॉक्टर बनना है तो, क्योंकि बिना इसके पढ़े किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। कितने भी बड़े टॉपर से आप पूछ लीजिए, बिना एनसीईआरटी पढ़े वो टॉप नहीं किया है। अगर आपको एनसीईआरटी आने लगी तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। अब देखिए, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, मतलब जो पीछे दशमलव के बाद अनिश्चित अंक है उनका पूर्णांकन कैसे पूर्णांक में उसको लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन का मतलब जो सर्टेन का मतलब निश्चित, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। इसको देखिए, जिन संख्याओं में 1 से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनके अभिकलन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। जिन संख्याओं में 1 से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनकी बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। अधिकांश प्रकरणों में संख्याओं को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के नियम स्पष्ट ही है। अब जैसे संख्या 2.746 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर 2.75 प्राप्त होता है। 6 5 से ज्यादा, इसलिए 4 को 5 कर दिया तो 2.75 लिख दिया। जबकि 2.743 के पूर्णांकन से 2.74 मिलता है, क्योंकि 3 5 से कम है इसलिए 4 को नहीं बढ़ा सकते, तो 2.74 मिलता है। परिपाटी के अनुसार नियम यह है, मतलब जो भी नियम संगत जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं उसके हिसाब से नियम यह है कि उपेक्षणीय अंक पूर्वोक्त संख्याओं में अधोरेखांकित अंक, इसको अधोरेखांकित मतलब अधो मतलब नीचे, तो नीचे रेखांकित कर दिया गया है। तो ये अंक की बात कर रहा है। तो कह रहा है यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वोक्त संख्याओं में अधोरेखांकित अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, और यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले वाला, तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। इसको ध्यान दीजिए। लेकिन, अब लेकिन को अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन ही है, बहुत अच्छे से समझना। लेकिन यदि संख्या 2.745 है जिसमें उपेक्षणीय अंक 5 है तो क्या होता है? यहाँ परिपाटी यह है कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है, जैसे ये सम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो वही कह रहा है कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है, और यदि यह विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को ध्यान देना है कि ये 5 है तभी ये नियम लागू होगा, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए लागू नहीं होगा। केवल 5 है तब। अगर इधर वाला सम है तो फिर इसको बढ़ा के 5 नहीं किया जाएगा। अगर विषम है, जैसे 3 हो तो ये 4 कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 का 1 इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन 4 है, ये सम है, तो इस 5 को छोड़ दिया जाएगा, ये 2.74 ही रहेगा। ये कहने का मतलब, तब संख्या 2.745 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर 2.74 हो जाती है, क्योंकि ये पहले वाला सम है। 2, 4, 6, 8 ये सम होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम होती हैं, तो यही रह जाती है। दूसरी ओर संख्या, अब देखिए, अगर संख्या 2.735 होती तो चूंकि अब ये 3 विषम है तो 5 को हटा के इसको 4 कर दिया जाएगा, तो 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के पश्चात 2.74 हो जाती है, क्योंकि पूर्ववर्ती अंक विषम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये चीज बार बार आपको परेशान करेगी। अब देखते हैं, किसी भी उलझन वाले अथवा बहुपदी जटिल परिकलन में मध्यवर्ती पदों में सार्थक अंकों से 1 अंक अधिक रहने देना चाहिए, जिसे परिकलन के अंत में उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कर देना चाहिए। तो इसको ध्यान दीजिए कि कोई बहुपदी या उलझन वाली चीज हो तो उसमें सार्थक अंक के 1 अंक बाद तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उचित सार्थक अंक तक पूर्णांकित कर देंगे। इसी प्रकार एक संख्या जो कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है उसे, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसे प्रायः 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को सन्निकट मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में पूर्णांकित कर परिकलनों में उपयोग करते हैं। अब इसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2.99 है तो ये 100 के आसपास, तो इधर 1 अंक बढ़ा दिया। इस तरह कर देते हैं। अंत में ध्यान रखिए कि सूत्रों में उपयोग करने वाली यथार्थ संख्याएं जैसे t = 2π√√L/G में 2π में सार्थक अंकों की संख्या अत्यधिक अनंत है। जैसे पाई = अब 22/7 होता है तो 22 में 7 का भाग देंगे तो बहुत आ जाएगा। पाई = हो जाएगा 3.141592 डॉट और भी आगे आएगा। का मान बहुत अधिक सार्थक अंकों तक ज्ञात है, लेकिन आम मापित राशियों में परिशुद्ध के आधार पर पाई का मान 3.142 या 3.14 भी लेना तर्क सम्मत है। तो यहीं तक हम लोग इतना लिख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। या 5 को इधर
1 को 2 कर देते हैं क्योंकि ये विषम है, ये लिख देते हैं, या 3.14 तक ही लिखते हैं, ये कहने का मतलब। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना है हमको क्यूब का। तो मापी गई लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। इसलिए परिकलित क्षेत्रफल एवं आयतन के मानों में भी 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। इसमें 4 है तो 4 तक हम रोक लेंगे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 गुणे क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर का स्क्वायर होता है, तो इतने का स्क्वायर कर दिया गया। तो 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 और 6 पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 बार इसका, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए इतने का 2 बार गुणा किया गया, इसी को स्क्वायर कर दिया गया। तो ये वैल्यू आ गई 311.29924 मीटर स्क्वायर या 311.3 मीटर स्क्वायर। अब ये 9 है तो इसके आगे वाले को 3 कर देंगे और 4 सार्थक अंकों तक रखना है, तो 1 2 3 4 सार्थक अंक। अब घन का आयतन, अब आयतन अगर निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी घन की इतनी ही है, चौड़ाई भी इतनी ही है, ऊंचाई भी इतनी है, या गहराई कह सकते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक बार इसका 3 बार गुणा होगा, तो 3 बार गुणा में लिखें या इसी को डायरेक्ट क्यूब कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 373.714754 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। अब 4 सार्थक अंकों तक लिखना है तो 373.7 हो जाएगा। क्योंकि ये 4 5 से कम है इसलिए इसको नहीं बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाने का मतलब ही नहीं है, 4 सार्थक अंक यहीं तक हो जाते हैं। ये 5 से कम है इसलिए 7 को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.27 मीटर क्यूब है। द्रव्यमान दे दिया है, आयतन दे दिया है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। आयतन दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इतना बटे इतना हो जाएगा, तो हमको घनत्व मिल जाएगा। बात निकालने की नहीं है, निकालना तो बड़ा आसान है, बात सार्थक अंकों की है। तो द्रव्यमान में 3 सार्थक अंक है, जबकि आयतन के मापित मान में केवल 2 सार्थक अंक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कम से कम 2 रखेंगे। अतः घनत्व को केवल 2 सार्थक अंकों तक व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम संख्या वाले में जितने सार्थक अंक होंगे, कम सार्थक अंक वाली संख्या, तो परिणाम जो प्राप्त होगा कम से कम उतने सार्थक अंक रखना है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान हमारा ऊपर, आयतन नीचे, भाग दिया गया तो आ गया 4.8। अब 2 सार्थक अंक आयतन में है, कम है, तो कम सार्थक अंकों तक हमको उत्तर देना है। तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर -3 हमारा आंसर हो गया। अब आज यहीं तक। अब अगले चैप्टर में अगले टॉपिक का अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे।